हाँ यस सर। तो आप गुड स्टार्ट। इवनिंग। हाँ बोलो, कल का वीडियो देखा सबने जो भेजा हुआ था, तो उसके बारे में क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसके लिए, और आपके मन में कोई शंका, डाउट, क्वेश्चन, क्लैरिटी, एनीथिंग यू फील दैट फर्दर एक्सप्लेनेशन और इलेबोरेशन इज रिक्वायर्ड? एनीबडी कैन स्टार्ट। सर, जो ब्लड का अल्कलाइन होना होता है वो किसी 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 की बॉडी में कम वो क्यों हो जाता है, और किसी की बॉडी में बहुत ही वो नॉर्मल बना रहता है? देखो, ब्लड सारे काम का जो सूत्र हमने रखा है वो 7.4 रखा है। तो 7 पॉइंट, ये ब्लड का पीएच ये स्टैटिक नहीं होता है, इट इज कॉल्ड हेल्दी रेंज। 7.35 से लेकर 7.45 तक हेल्दी रेंज माना गया है। तो किसी भी क्षण ऐसा 7.4 ही होगा ऐसी बात नहीं है, जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि ये जो 7.4 ये जो ब्लड का पीएच है वो प्योर ब्लड का है, इम्प्योर ब्लड का नहीं है। तो प्योर ब्लड का पीएच चेक करना इज लाइक एन ऑपरेशन, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज है वो बहुत अंदर की तरफ होते हैं और वेन्स जो है वो शरीर में बाहर की तरफ होते हैं। जो हम ब्लड टेस्टिंग के लिए देते हैं वो वेन्स से निकलता है ना, आर्टरी से नहीं निकलता। तो जब कोई व्यक्ति आईसीयू में एडमिट होता है और बहुत ही क्रिटिकल होता है, तब उसको नेक के यहाँ से या फिर जंघा के यहाँ से सुई लगा के वहां से आर्टेरियल ब्लड निकालते हैं और टेस्टिंग के लिए देते हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ में हम ब्लड का पीएच चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो शुद्ध रक्त का पीएच है। लेकिन ब्लड पीएच ये बेस माना हमने, तो हमारे शरीर में अनेक सिक्रीशंस रहते हैं जिनका पीएच हम चेक कर सकते हैं। यानी कि सलाइवा है, यूरिन है, हमारा पसीना है, टीयर्स है। तो इन सारे जो सिक्रीशंस है उनका पीएच हमारे जो बेसिक बॉडी का जो पीएच है उस पर डिपेंड करता है। तो वहां अगर गड़बड़ हो गई तो वो गड़बड़ इसमें रिफ्लेक्ट होती है। अब सवाल ये उठता है कि ब्लड का पीएच बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड है। मतलब हमारे शरीर में 3 सिस्टम्स है, उस वीडियो में सुना होगा आपने, केमिकल सिस्टम और 2 फिजिकल सिस्टम। कार्बोनेट सिस्टम, प्रोटीन सिस्टम, फॉस्फेट सिस्टम आर केमिकल सिस्टम्स, एंड यूरिनरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर फिजिकल सिस्टम। तो पांचों सिस्टम बहुत ही मेटिकुलसली हमारे ब्लड पीएच को प्रोटेक्ट करती है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए ही है वो। लेकिन इन ट्रिलियंथ ऑफ सेकंड जब उसमें गड़बड़ी होती है तब उसका धीरे धीरे असर हमारे बाकी सारे सिक्रीशंस के पीएच पर पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम हमारे ब्लड का पीएच कंट्रोल कर सकते हैं? ब्लड का पीएच मेंटेन करना बेसिकली बॉडी का काम है। बॉडी के सारे सिस्टम, जो 5 सिस्टम हमने बनाए हैं, बताए हैं अभी, वो बॉडी का पीएच मेंटेन, ब्लड का पीएच मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर हम खाने पीने में एक संतुलन रखें तो उस संतुलन का डेफिनेटली असर अपने ओवरऑल बॉडी के जो सिक्रीशंस है उस सिक्रीशंस पर पड़ता है। इसमें एक थोड़ा सा मैं कहूंगा एक कॉन्ट्राडिक्शन या डिसएग्रीमेंट है। जो प्योरली फार्माकोलॉजी या केमिस्ट्री के अनुसार देखेंगे ना, तो वो मानते हैं कि हमारे खाने पीने की सिस्टम ब्लड पीएच को प्रभावित नहीं कर सकती। मतलब जिस जिस मुद्दे के आधार पर मेरा काम चल रहा है ना, तो कुछ लोग हैं ऐसे जो इस बुनियादी मुद्दे को ही नकारते हैं
कि हम खाने पीने में परिवर्तन करके हमारे ब्लड का पीएच प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मेंटेन करने के लिए अपने अंदर सिस्टम है। तुम खाने पीने में चेंज करो, वो सिस्टम अपने आप से वो सारा पीएच फिर से रीअलाइन करके उसको जो चाहिए वो करेगी। एक तरफा से देखा जाएगा तो इस आर्ग्यूमेंट में दम भी है, ये गलत नहीं है, लेकिन अनुभव ये कहता है कि अगर आप खाने पीने में परिवर्तन करते हो तो बॉडी की जो अल्कलिनिटी मेंटेन होनी चाहिए वो मेंटेन होने में सहयोग जरूर मिलता है। और वो सहयोग हम कैसे समझते हैं कि मिला है करके, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स है उस सिम्टम्स में जब हम परिवर्तन देखना शुरू करते हैं ना, तो वो कुछ हद तक प्रमाणित हो जाता है कि हमने खाने पीने में परिवर्तन किया, इसलिए हमारे बॉडी का जो पीएच है, यानी बॉडी के हजारों सिक्रीशंस का जो पीएच है वो प्रभावित हुआ है। ब्लड पीएच प्रभावित हुआ है क्या, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। वो प्रभावित अगर हुआ भी होगा तो तुमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इमीडिएटली वो एडजस्ट होगा। लेकिन वो इमीडिएटली एडजस्ट होने के बीच में भी अगर कुछ समय मिलता है ना, तो उसका प्रभाव हमारे बाकी सारे सिक्रीशंस पर पड़ता है और वो हम चेक कर सकते हैं। तो ब्लड पीएच इज द कोर पार्ट। बॉडी के जो बाकी रसायन है उसका पीएच इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, और हमारा फूड इस पर प्रभाव डालता है। जैसे कि कहा, एक थिंकिंग ऐसा है प्रभाव नहीं डालता है, हमारा थिंकिंग ऐसा है प्रभाव डालता है, और हमारा अनुभव ऐसा है कि खाने पीने में परिवर्तन करने के बाद यूरिन का पीएच बदलता है, सलाइवा का पीएच बदलता है, ये हमारा अनुभव है। ब्लड पीएच एडजस्ट होता है, हाँ ब्लड पीएच एडजस्ट हो जाता है, लेकिन बाकी सारे सिक्रीशंस प्रभावित कर सकते हैं। तो जैसे एक कुछ टाइम पीरियड के लिए हमने वो प्रॉपर फूड लिया जो हमारा ब्लड पीएच को बैलेंस कर देगा, फिर कुछ टाइम अगर हम उसमें थोड़ा ऊंच नीच कर देते हैं, मतलब उस टाइप पे खाए नहीं खाए, तो वापस से वो खराब होगा। हाँ बिल्कुल, मतलब वापस हमको वो सारी बीमारियां आ हाँ जाएंगी। हाँ वापस आ जाएगी। देखो, जब तक तुम सही खाओगे तब तक वो बाकी के में ब्लड सिक्रीशन, आप कुछ भी खाओ ब्लड पीएच अपने से मेंटेन हो जाएगा। आप गलत खाओ तो भी ब्लड पीएच मेंटेन होता है, आप सही खाओ ब्लड पीएच मेंटेन होगा, क्योंकि वो 5 सिस्टम है ब्लड पीएच मेंटेन करने के लिए। लेकिन हमारे बाकी के जो रसायन है शरीर में, जो हजारों रासायनिक प्रक्रिया केमिकल रिएक्शन में काम करते हैं, जिसके बदौलत हम स्वस्थ रहते हैं, अगर हम सही खाएंगे तो वो हजारों रसायनों का पीएच सही रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। जिस दिन तुम गलत खाओगे उस दिन फिर आपका जो हजारों रसायन का पीएच है वो बिगड़ जाएगा। देखो, ये कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है। आपने कपिल जी के साथ योगा किया है, आप योगा टीचर होंगी, पता नहीं मुझे, आप योगा टीचर है? Yes. हाँ, आप योगा टीचर है। Yes. हाँ ओके, अगर आप कपिल जी ने जो आपको सिखाया है वो सारा भूल जाओगी तो भी आपको योगा टीचर कहलाओगी, बरोबर है ना? अगर मैं ग्रेजुएट हूं, मैं बीए हूं, बीकॉम हूं, जो बीए बीकॉम बीएससी में मैंने सीखा है वो सारा का सारा मैं भूल जाऊं, क्योंकि डिग्री एक बार मिलती है वो कायम रहती है, लेकिन स्वास्थ्य एक बार मिलता है वो कायम नहीं रहता, वो हर क्षण तुमको पुरुषार्थ से पाना है। आप जब जिस दिन गलती करोगे उस दिन भुगतना पड़ेगा। तो आप ये मत समझो कि मैंने 4 दिन बराबर खाना खाया, मेरे सारे सिक्रीशंस बराबर हो गए, अब इसके बदौलत मैं पूरी जिंदगी स्वस्थ रहूंगी। नो, स्वस्थ रहना है, हर क्षण तुमको अवेयर रहना है, हर क्षण तुमको सोचना है क्या खाना है क्या नहीं खाना। इट इज नॉट लाइक अ यूनिवर्सिटी डिग्री कि एक बार इंजीनियर हो गया तो जिंदगी भर इंजीनियर। नो, एक बार हेल्दी हो गया इसका मतलब है आज इस क्षण में हेल्दी हूं, अगले क्षण हेल्दी रहना है तो फिर से नियोजन करना पड़ेगा। मैं 12 साल से ये लोगों तक पहुंचता हूं, अगर मैं भी गलती करता हूं तो उसका भी मुझे भुगताना देना पड़ता है। आई हैव टू पे फॉर इट। मैं भी उसको अपवाद नहीं हूं। नो ह्यूमन बॉडी इज एक्सेप्शन।
Sir, I think you answered the question which I was asking today What morning. was? Okay, what was the question? Let me know. Actually, I mean, from couple of days, I think almost 10 days, I'm not doing yoga. So I felt like myself like a fit. My core muscles are strong and fit before that when I was doing yoga with Kapil sir. And immediately after stopping, I think I became like bloated, like I feel Okay, okay. like I was asking Kapil sir, is there any like a Joule Thompson effect? Like when we are doing the yoga, we were suppressed, and like once we stop, we just blown up. Like I think yeah, I think you. So when we are like eating, when we changed our food system and we become healthier, when we stop, do we become I mean, like, do we tend faster towards, like, it takes gradually we become unhealthy, or like we become? You will not become unhealthy overnight. Yeah, but when we stop yoga, immediately we can see the result, right? Immediately, within no time. I felt like within 10 days, I feel like I was Yes, like. yes. Lekin if you are following correct food for a long, and if you break it for a day or if you deviate for a week, you will not go west immediately. It will take long time. Your efforts or your whatever you have achieved will not go west immediately. It will take time. So in this work, you can again come back. You can again realize. You can again correct your mistake and go ahead. Lekin if you keep committing mistake again and again, then there is no excuse. Just having done a health course with Madhav Joshi will not help you lifelong. You have to follow what is told. Doing the course will not make you healthy. And another question, in your class, you explained that acidity can be controlled. Body will use those two physical parameters, breathing and urination. So when the body acidity increases, it automatically controls the breathing. Yes. And it automatically adjusts itself the urination. Yes. It is automatic. So This is entire thing is automatic. You don't have to know, and you need not know, and you will not know. Yeah, automatic. we are not doing it automatically. So, and the chemical Wait. change. One minute. What acidity you are talking about right now is body acidity and not gastric acidity. It is cellular acidity what I am talking about, and not esophageal or stomach acidity. Yeah, that's true. That is different acidity. Yeah, I didn't even think about that. Yeah. We were in that like a 7.4 topic. I was in that right. Yeah. So I have a like, yeah, maybe two contradicting questions I have. So when we interfere in changing the 7.4, the blood means, so we should do it very strategically, right? With full awareness. I will come to the other question. I will come to the other question. You know, the title of the course is Health Awareness Course. Yeah. So you have to be aware. Very aware. And you should know. Just being aware will not help. You have to have correct information also. I am very much aware, but I have wrong information. What I will do with that wrong information? Yeah. So another question is like when we are doing breathing, like exercises and all, we are interfering with the breath, right? So the body, it tries to adjust itself and try to do some kind of adjustment to breathe more with left or right, or like different patterns of breathing. So when we are trying to do breathing exercises and trying to get into a sushumna kind of thing, so we are kind of interfering with that, right? Yes. So even that we need to do with awareness. Exactly. Yes. See, pranayama, those who are not inclined
to yoga type of activities, they have one word which is bit disgraceful. They call it hyperventilation. They don't call it pranayam. They call it hyperventilation, and it doesn't hold any respect for pranayama. So they say if you keep exhaling exhaustively for a long, you will feel hallucinated. You will feel trance. That state, according to those who are not inclined to yoga type of lifestyle, they say it is because the chemical composition of blood is changed. So it is like a pathogenic condition. It is not healthy condition according to them, because you are interfering too much with breathing. Okay. So it is to be done very careful. Point is Even that it is to the be done very pranayama careful. is so powerful. You say like pranayama. Yes. So we can't just say everyone to do Bastrika or Kapalabhati or anything. Exactly. It may not work well with everybody. It is to be meticulously taught and practiced. Okay. So, okay. It is very responsible job. No? We Yeah. take it too lightly. We take Yeah. it too lightly. It is not that. Yeah, because when I was like having a normal healthy, like I was able to have walk and do my things by the time I have gone to a chiropractic. And the chiropractic, I have just a shoulder pain. I don't know what else is going on with me. The chiropractic, they have some exercises, like they have some kind of chart to make sure what's happening. So my body is flexible by then. So they asked me to do everything. So I did everything. It's not because of before even I was like into the yoga. My body nature is that. So they said like your body has like everything, like it was so good, everything is there. But still, I don't know why your spine was misaligned. And I think somehow it got misaligned. Let me correct it. I said like, are you sure touching spine is not a right thing? They said like, no, we are sure. We have everything check mark, everything green, and still there is an issue. That means by mistake it has gone wrong, and we will correct it. And they corrected it. And you know what? It took me 1 year to get my spine back right. I Yes, struggled such things we because have to manage very meticulously. they didn't realize that my muscles are so tight. They're very tight, it seems, but I was able to do all my hands and everything was okay. And it was so tight, and for that tightness with my baby and all with the works, my spine got aligned in the way to adjust for its things. Yeah. So without knowing how tight my muscles are, they made it straight. Okay. And the muscles pulling it this way, and they forcibly make it straight. So it took me 1 year to understand what happened also. I was not able to sit also. I don't have my spine straight. I was like all the time like this. I need to sit somewhere else. Okay. So it because it was messed. Like the whole back spine was messed. So and they couldn't figure it out. They were sending me to across the country. What is the point now? What is the point of discussion? My discussion point is when we are like how I didn't I mean like I was since the same thing I felt like it happened to here also. Yeah. Like when we are not aware of the breathe, so I mean like how handle with care. In a simple language, I will say handle with care. Yeah. So how do we know, like how do we have the metrics properly to understand that which is a right breathing path to help the people or me myself? Okay, your point is valid, but I am not the person to answer this question, because in 7.4, I do not recommend any type of pranayama or breathing. I focus my entire thing on food. So we will spare this question for those who teach pranayama.
Okay, so okay, when I thought like breathing was not considered here. We are using, okay, these are the other parameters which body uses itself, and yes, we are using the food parameter to balance it. balance it, correct. Okay, Yeah. so that's what I thought in the class. Like, are we going through this or not? Okay, so even the food should be cautiously taken Exactly. in that way that we are not going to mess it up with the other factors. Yes. So when I don't have the results with me, how can I play with my food? So that is why I am there in your life, no? That is why I am with you. मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, कैन यू हियर मी? सर इधर तो आ रही है, शायद उनको नेट में प्रॉब्लम। हाँ, तो मुद्दा ये है कि जो बात तुम्हारी पकड़ में समझ में नहीं आती है वो समझाने के लिए तो मैं हूं ना। ओके, एनीबडी एल्स? यस सर। हाँ जी, बोलो आकांक्षा, बोलो। सर आपने पैथोलॉजिकल टेस्ट में कई सारे टेस्ट बताए, जैसे कि वीडियो में सीबीसी, फास्टिंग शुगर। जी। तो सर इसमें लिपिड प्रोफाइल और होमो16 थोड़ा सा समझना था। क्या सवाल क्या है आपका उसमें, मतलब व्हाट इज योर पॉइंट? मींस ये किससे लिंक्ड है, कौन से ऑर्गन से या किस तरह से? हाँ, ओके, समझा। देखो, लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड, और उसका आपस में रेशियो। तो इफ इट इज इन हेल्दी रेंज, we can say that he is in a safety zone, he is in a safe zone. But if it goes haywire, then there is a possibility of blockages, heart blockages, resulting ultimately into heart attack. So these parameters indicate the health state of your body. Point number 1. Point number 2 is homocysteine. The amount of homocysteine in your blood indicates the risk factor of damage, the extent of damage your arteries can undergo. The more the homocysteine, the higher the vulnerability. जितना homocysteine ज्यादा है, उतनी तुम्हारी आर्टरीज डैमेज होने की संभावना ज्यादा है। और एक बात यहां ध्यान रखो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सारे लोग ध्यान से सुनिए। हार्ट के आर्टरीज की क्वालिटी, हार्ट के आर्टरीज की क्वालिटी जो हमेशा हार्ट अटैक में बहुत उस पर चर्चा की जाती है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, आर्टरी ब्लॉक हुआ, तो वो आर्टरीज की क्वालिटी होमोसिस्टीन और इंसुलिन पर डिपेंड करती है, न कि कोलेस्टेरॉल पर। ये बहुत ही बुनियादी मुद्दा समझो तुम, क्योंकि होमोसिस्टीन और इंसुलिन जो ब्लड में है, दैट कॉजेज द डैमेज, नॉट द कोलेस्टेरॉल। जब हम कहते हैं कि कोलेस्टेरॉल बढ़ा है, तो 7.4 के कैनवास पर बढ़े हुए कोलेस्टेरॉल को मैं बिल्कुल महत्व नहीं देता। यहां से हमारा काम मेन स्ट्रीम से धीरे धीरे अभी आपको लगेगा कि कुछ हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं। मान लो, आई विल टेल यू, द अमाउंट ऑफ होमोसिस्टीन एंड इंसुलिन इन ब्लड is the matter of concern and not the amount of triglyceride and cholesterol. Okay. नॉर्मली क्या होता है, कोलेस्टेरॉल 250 है, कोलेस्टेरॉल 260 है, कोलेस्टेरॉल 300 हो गया, तुम्हें डराया जाएगा, अरे कोलेस्टेरॉल बढ़ गया, कोलेस्टेरॉल बढ़ गया, इससे हार्ट को प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है, हार्ट को अटैक आ सकता है, आदमी को अटैक आ सकता है। मेरी दृष्टि में यह बढ़ा हुआ कोलेस्टेरॉल कोई कंसर्न की बात नहीं है।
सर इसमें भी LDL HDL इस टाइप? हाँ, वो बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ कोलेस्ट्रॉल एज ए होल बात कर रहे हैं। ओके। कंसर्न हमें होना चाहिए होमोसिस्टीन और इंसुलिन का। अगर कोई व्यक्ति है, अगर स्वस्थ व्यक्ति है, तो टेक्निकली उसका होमोसिस्टीन 0 होना चाहिए। और इंसुलिन 5 के नीचे होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन 5, क्योंकि ये इंसुलिन और होमोसिस्टीन वो हमारे आर्टरी की अंदर की जो परत है, उसका जो लाइनिंग है, उस लाइनिंग को ये 2 डैमेज करते हैं प्राइमरीली। वो लाइनिंग को बहुत सारे फैक्टर्स डैमेज करते हैं, लेकिन प्राइमरीली आज का जो तुम्हारा सवाल है, उस कहने का तात्पर्य है कि कोलेस्टेरॉल डैमेज नहीं करता है। कीप इट इन माइंड, कोलेस्टेरॉल causes no damage to arteries. Damage is caused by insulin and homocysteine. So for diabetic people, they keep on giving insulin, right? They keep on giving insulin, but that insulin is given only whatever is required. When insulin is excessively produced, then it is damaged, not the insulin itself. अगर वो ज्यादा है तो प्रॉब्लम, इंसुलिन तो होगा ही ना शरीर में। मैंने क्या कहा, फास्टिंग इंसुलिन 5 है तो स्वस्थ है, फास्टिंग इंसुलिन 8 है ठीक है, 10 है तो भी चलेगा। अगर फास्टिंग इंसुलिन 22 है, 22 है तो नहीं चलेगा। ये पॉइंट है। जब हम डायबिटीज और हार्ट अटैक पर बात करेंगे तब ये मुद्दा और विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। जो और एक पीएच में एक मुद्दा रह गया था, वो मैं बताता हूं आपको। ये मशीन देख रहे हो आप, आपको एक कोई मशीन दिख रहा है? जी सर। इट इज नॉट अ मशीन, एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको मशीन कहना थोड़ा ओवर होगा। इट इज ए इंस्ट्रूमेंट, इट इज कॉल्ड पीएच मीटर। इट इज कॉल्ड पीएच मीटर। तो मैंने क्या कहा था कि ब्लड पीएच नहीं नाप सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्योर ब्लड हमारे आर्टरी में होता है और हम पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जाते हैं तो आर्टरी को टच नहीं करेंगे, वो वेन से खून निकालते हैं, तो ओनली आईसीयू में पीएच देखने को मिलेगा हमें। लेकिन ऐसे पीएच मीटर से आप आपका यूरिन का पीएच चेक कर सकते हो, आप आपके सलाइवा का पीएच चेक कर सकते हो, आप आपके पसीने का पीएच चेक कर सकते हो, आप आपके स्किन का पीएच चेक कर सकते हो। देखो, ब्लड पीएच में गड़बड़ी हुई है या नहीं, इसको नापने का प्रोग्राम छोड़ दो, उसके पीछे मत जाओ। लेकिन जो सिक्रीशंस आपको इजीली अवेलेबल है, उनका पीएच आप अगर चेक करो तो आपको पता चलेगा। संस्कृत में एक वचन है, यत्र यत्र धूम्रः तत्र तत्र वह्निः, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अगर तुम्हारे स्किन का पीएच गड़बड़ा गया है, अगर तुम्हारी यूरिन का पीएच गड़बड़ा गया है, अगर तुम्हारे आंसुओं का पीएच गड़बड़ा गया है, अगर तुम्हारे पसीने का पीएच गड़बड़ा गया है, अगर तुम्हारे सीमेन का पीएच गड़बड़ा गया है, उसका मतलब है अंदर कहीं गड़बड़ है। अंदर की गड़बड़ नापना, पकड़ना और उस पर काम करना मुश्किल है। कम से कम बाहर के जो पीएच है, उस पीएच के आधार पर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, और उसके लिए यह बहुत ही मामूली मशीन है, उसके आधार पर आप काम कर सकते हैं। उसको पीएच मीटर बोलते हैं। ये मुद्दा जब हम ब्लड पीएच की बात कर रहे थे तब मेरा आपका जो बोलना था मुझे वो रह गया था, इसलिए अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। सर ये मशीन कौन सी कंपनी की, कुछ थोड़ा सा नाम? अरे आप नेट पर जाओ, पीएच मीटर हजारों मशीन्स है और हजारों कंपनियां हैं। इट इज वेरी कॉमन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू। कंचन, तुमने पढ़ा है क्या कल का? यस सर, पढ़ा था सर। जो हार्ट अटैक में जो
आर्टरी में जो ब्लॉकेज होता है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होता है, मतलब एक जो आप मिनट, कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, आर्टरी को डैमेज जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होता है, लेकिन जम कौन जाता है? होमोसिस्टिन नहीं जमता है, इंसुलिन नहीं जमता है, जम जाता है कोलेस्ट्रॉल। बट कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द कॉज। आप समझ रहे हो ना? जमा कौन होता है? कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, लेकिन कॉज होमोसिस्टिन और इंसुलिन है। कंचन, एम आई क्लियर? यस सर। तो होमोसिस्टिन कम रखना चाहिए। अब यहां से अपना काम शुरू होता है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई विल टेक दैट, और आई विल से व्हाट आई वांट टू से। किसको कुछ और क्वेश्चन है कल के बारे में? क्योंकि ऑलमोस्ट 54 हो चुका है, तो पहले हम क्वेश्चन पर जाएंगे। बाकी मेरी बात मैं कल भी रख सकता हूँ, कल या परसों, व्हाटएवर। सर एक आपने मेरिडियंस का भी बताया था कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, और वो ऑरा फोटोग्राफी वगैरह, वो थोड़ा सा इग्नोर करो, वो छोड़ दो। अच्छा, वो अभी अपने करिकुलम में नहीं आता है। एक जमाना था, मैं बहुत काम किया करता था उस पर। मेरे पास लैपटॉप था और ऑलमोस्ट 1,64,000 का मेरा सॉफ्टवेयर था, वो एक बाय किया हुआ। उससे हजारों लोगों के मैंने मेरिडियंस देखे। और हाँ, नापे, उसको प्रिंट आउट करके उनको ईमेल करके बहुत काम किया था। आई मीन नॉट हजारों, लेकिन बहुत सारे लोगों के किए थे। तो बाद में मुझे पता चला कि उसमें थोड़ा सा ऑथेंटिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे ही मन में शंका आ गई। तो फिर मैंने वो ड्रॉप किया और प्रिंटेड ब्लड रिपोर्ट से आधार बनाया। सर हमारी बॉडी एसिडोसिस है या फिर अल्कोलाइसिस है, तो ये सारा टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है? नहीं, इस टेस्ट में उसका पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जो पीएच मीटर मैंने बोला है ना, इस पीएच मीटर के आधार पर आपके शरीर के सारे जितने भी सिक्रीशंस आपको अवेलेबल है विदाउट यूजिंग इंजेक्शन, जैसे पसीना है, हमारा यूरिन है, सलाइवा है, वो देख के आप पता चलता है कि बॉडी किस तरफ जा रही है, एसिडोसिस की तरफ जा रही है, अल्कोलाइसिस की तरफ जा रही है। Sir, are there any symptoms of that also? एग्जैक्टली, तुमने बराबर मुद्दे की बात कही है। सिम्टम्स यानी रोग। हमारे शरीर में जो भी एसिडोसिस है, तो मैंने पता नहीं कल के व्याख्यान में आपने क्या उसमें पॉइंट है कि अगर कोई बीमार होता है व्यक्ति, तो डॉक्टर क्या कहेगा, जो एलोपैथी फॉलो करता है, कि किसी जंतु की वजह से, किसी वायरस की वजह से इसको यह प्रॉब्लम हुआ, या ऑटो इम्यून डिसीज फलाना, वो उसकी तरफ से एक तर्क देगा। तुम किसी आयुर्वेद वाले के पास, आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति के पास जाओगे, तो वो बोलेगा कि कफ वात पित्त में कोई असंतुलन हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। तुम अगर कोई होम्योपैथ के पास जाओगे, तो वो और कुछ तर्क देगा। तुम किसी सत्पुरुष के पास जाओगे, महात्मा के पास जाओगे, तो वो बोलेगा कि अब मेरे को कमर दर्द है, मुझे कमर दर्द की बीमारी 30 साल से है, लंबर पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस 30 साल से है। अगर मैं किसी सत्पुरुष के पास जाता और पूछता कि भाई मुझे कमर दर्द का क्या प्रॉब्लम है, तो वो शायद बोल देता कि इस जन्म के पहले जन्म में तुमने किसी सासू माँ थी तो तुमने लात मारी होगी, इसलिए इस जन्म में तुमको भोगना पड़ता है। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं कहूंगा तुम्हारे शरीर का एसिड अल्कली बैलेंस बिगड़ गया है, इसकी वजह से तुम्हारे स्पाइन का मतलब हड्डी का डिजेनरेशन हुआ है, वो डिजेनरेशन हुआ है, उसकी वजह से यह असंतुलन। तो आप जो बोल रहे हो ना, एसिडोसिस कंटिन्यूअस रहेगा, बार बार रहेगा, तो धीरे धीरे आपको बीमारी पकड़ेगी। और फिर आपको एसिडोसिस हुआ, उसका प्रमाण क्या है? आप अगर बीमार पड़ते हो तो जाहिर है आपको एसिडिटी हो गई है, एसिडोसिस हुआ है। दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉज। मैं ये नहीं कहूंगा दैट इज द ओनली कॉज,
क्योंकि और जेनेटिक भी है, एनवायरमेंटल है, बहुत सारे कॉजेस होते हैं, लेकिन हम फूड पर काम कर रहे हैं ना, तो हम उसको ही ज्यादा महत्व देंगे जो फूड से कनेक्टेड है। सर आजकल तो मतलब हर घर में एसिडिटी की प्रॉब्लम बोलते हैं, एसिडिटी है मतलब हाँ, हर घर का। क्योंकि हर घर में खाने की गलती हो रही है। हम्म। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कौन बोला है ऐसा? श्री कृष्ण। उसका नाम क्या था? श्री कृष्ण के अनेक नामों में से एक नाम कौन सा था? विराट रूप। हाँ, माधव। माधव। तो 5000 साल पुराना उसका जन्म उस समय काम के लिए हुआ था। आज मेरा जन्म ये एसिडोसिस के राक्षस को नष्ट करने के लिए हुआ है। इसलिए मेरा काम का नाम ही 7.4 है बेसिकली। और सर इसकी वजह से कौन कौन सी हो सकती हैं डिजीज? इस संसार में जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी बीमारियां इससे हो सकती है। इतना ये भयंकर अकराल विकराल रूप है ये, और हमें उसकी खबर भी नहीं है। मेरा दर्द ये है कि लोगों को इसके बारे में भनक भी नहीं है। हम इतनी भयंकर गलतियां करते हैं, हम इतने इरिस्पॉन्सिबल है, हम इतने कैलस है, हमें खबर ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। हाँ सर, क्योंकि अगर कुछ होता है 99% केस है हम लोग एलोपैथी के पास जाते हैं, जो देखो, कि टेम्परेरी वहाँ ठीक कर देते हैं। हाँ, मैं लेकिन एलोपैथी के वही विरुद्ध नहीं हूँ। जड़ से देखो, मैंने पहले दिन इंट्रोडक्शन में क्या कहा था? कोई बीमार पड़ता है तो दवा लेता है, फिर भारी दवा लेता है, फिर भारी डॉक्टर के पास जाता है, फिर पैथी बदलता है, लेकिन खाने पीने के बारे में कोई नहीं सोचता। अब कोई की तो छोड़ दो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स। मेरे सामने आकांक्षा है, पूजा है, जयंत है और कंचन है। आप तो योगा प्रैक्टिस करते हैं, आप तो अवेयर माने जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे खाने पीने में जो बुनियादी गलती होती है वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करने का एक प्रधान कारण है? हम भी नहीं सोचते हैं, आपने भी नहीं सोचा होगा। यही हमारा काम है, हम समझे, खुद में परिवर्तन करें, पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात समझाए और अपना उदाहरण सामने रखे। सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए। जगन मिथ्या ब्रह्मम सत्यम, वो मुझे भी मालूम है जग मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। ऐसे थोथा नॉलेज और ऐसा ऊपर ऊपर का नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। अनुभव है क्या तुमको? हमको जगन सत्य लगता है ना? तुमको जग सत्य लगता है ना? कि जग मिथ्या लगता है तुमको? सत्य लगता है। तो ऊपर ऊपर के नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, अनुभव करो। सर अनुभव भी जैसे सर कई बार होता है ना, हम जल्दी खाना खा लेंगे, लाइट डाइट लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, अगले दिन भी बड़ा कूल लगता है। और कभी जैसे लेट डिनर किया, रेस्टोरेंट में खाया, तो वो अगले दिन मतलब पेट भी गड़बड़ और अजीब ऐसा लगता है। तो अनुभव है, ये चीज तो फील होता है, बस वही है फॉलो नहीं करते हैं लोग। एग्जैक्टली। देखो, अगर तुम फॉलो नहीं करते तो उस अनुभव का कोई महत्व नहीं है। महत्व नहीं है, बिल्कुल सर। बट ये चीज है कि हम मतलब कई दिन हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, अगर हम वंस इन अ वीक भी अगर कुछ ऐसे नहीं खाएं तो वो तो फॉलो करना मुश्किल ही है ना। रिपीट, सॉरी, फिर से बोलिए। सर हम लोग पूरा वीक नॉर्मल खाना खा रहे हैं, मतलब कम मसाला, तेल, कम मिर्च वगैरह, पर कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि ठीक है बाहर खाना जरूरी हो जाता है, तो हम इसको फॉलो किए बिना कैसे रह सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं हो सकता। एक मिनट। पहली बात, तुम जो कम मिर्च वाला, कम मसाले वाला घर में बनाया हुआ खाना जो बोल रहे हो ना, वो आपके लिए सही है ऐसा मानते हो क्या? मैं वही नहीं मानता। गलती बाहर खाने में नहीं है, गलती घर के खाने में है। ये पॉइंट है मेरा। और एक बार अगर बाहर जाके खाना खाओ ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जब फिर उसी सेकंड डे ही तबीयत खराब होनी है। अगर आप 6 दिन मैं जो बोलूंगा वैसा करेक्ट खाना खाओगे तो 7वें दिन गलत खाना झेलने की क्षमता आ जाएगी आप में। आप में क्षमता किधर है गलत खाना झेलने की? मैं गलत खाना मत खाओ ऐसा नहीं कह रहा हूं।
आप सब गृहस्थी लोग हैं, आप कोई मुझे तो नहीं लगता है आप में से कोई सन्यासी मुनि है, नहीं, आप गृहस्थी लोग हैं ना, घर है, परिवार है, तो बाहर जाना, होटलिंग करना, सिनेमा जाना, अपने रिश्तेदारों के पास जाना, रिश्तेदार तुम्हारे पास आना, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो जब तुम अपने से हो तब क्या खाना खाओगे, ताकि जब यार दोस्तों के साथ जाओगे तब जो गलती करोगे वो झेलने की तैयारी है। ये पॉइंट है मेरा। मैं ये नहीं कह रहा हूं 7.4 में आप डरो नहीं कि यार के पास जाना नहीं है, शादी में जाना नहीं है, जाएंगे तो वो खाना नहीं है, बात ऐसी नहीं है। बात समझो, खुद को कर इतना बुलंद कि हर तहरीर के पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो खुद को इतना बुलंद करो, इतना स्वस्थ रखो, इतना तगड़ा रखो कि कहीं अगर जाके कुछ गलत खाना भी पड़ा ना तो छाती ठोक के बोलो मैं खाने को तैयार हूं, गलत, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप गलती पर गलती करते रहो तो फिर माफी नहीं हो सकती। So that's the point. तो ये पॉइंट। So what's the उसके last लिए- point? What's the last point? Galti. Don't keep on committing mistakes. You can create your health in such a way that एकाध मिस्टेक चल सकता है, लेकिन कमिटेडली कंटिन्यूअस गलती करोगे तो आप चूक जाओगे। Sir, from yesterday's class, no, day before yesterday's class, two things I tried to change. Yes. Eating only when hungry, eating only when hungry, and the other one is water which I usually follows, but I usually drink a lot of water, but the thing is now in like a periodicity. Yeah, increasing the frequency, like yeah, correct. increasing frequency, which I was not doing from couple of years. That's a change. एक मैं सिंपल बात कहना चाहूंगा, if you drink water 150 ml periodically, every 1 hour, that itself will create lot of transformation in your health. इतनी मामूली सी बात है। Yeah, I used to carry a whole my life the bottle wherever I go, even the exam centers. I was used to that. Now I am not doing that. I found lot of change doing and not doing. Now I'm starting. I was checking with my parents and later, like everyone, like what I said to you, that I used to have a healthy diet, and with the questions you have raised, then we realized that the reason is like we never used to eat the food when we are hungered. Yes. We were continuously fed the organic and healthy food, but we never had, I never know hunger until I'm 8th class. I don't know the hunger feeling also. We thought like maybe that's the key reason. Yeah. Okay. Anybody has any question? क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 8:06 हुआ है। कपिल सर का आगे एक सेशन है, कोई किसको लास्ट क्वेश्चन है कल के सेशन पर तो पूछ लीजिए। So today's key important change we need to follow. Sorry? What I mean for today's class, after the class, can you suggest one key change to be made? नहीं, फॉर नेक्स्ट 7 days जो तुमको फॉलो करना है फॉलो करो, तुमको फ्रीडम है। कोर्स खत्म होने के बाद मैं तुमको बताने वाला हूँ तुम क्या खाना है। देयर आफ्टर यू डोंट कॉम्प्रोमाइज, नाउ यू कैन एंजॉय, चलने दो जो भी चल रहा है तुम्हारा। Sir, can we send soft copies of our reports? हाँ, ऑफ कोर्स। देखो, सॉफ्ट कॉपी मत भेजो, कपिल सर ने एक एक्सेल शीट बनाया है, तो उसमें भरो। वो फिगर्स है ना, एक एक देख देख के थोड़ा समय लगेगा तुमको, लेकिन देख देख के उसमें भरो, क्योंकि वो अल्टीमेट अपने पास डाटा रहेगा। और उसमें मैं सजेस्ट करूंगा। और कुछ बात समझ में नहीं आई फिगर तो मैं बोलूंगा कहाँ भरना है। अच्छा, मैंने कपिल सर को कुछ कहा था कि जस्ट आपसे बात करो, हाउ इज द सेशन प्रोग्रेसिंग, उसके बारे में क्या कहना है? बात करने वाला था अभी। तो या तो अभी आप लीव कर सकते हैं, हम लोग फिर डिस्कस करके बात कर सकते हैं। जी, ओके ओके। अभी बाकी लोग कनेक्टेड रहेंगे, अभी सर लीव करेंगे, बाकी लोग कनेक्टेड रहेंगे।